एक आम सीन सोचते हैं जो शायद उत्तर भारत के हर घर में होता है। गर्मियों में एयर कंडीशनर फुल ब्लास्ट पे चल रहा है, फिर सर्दियां आती हैं, वो एसी बंद हो जाता है और एक भारी भरकम हीटर या ब्लोअर बाहर निकलता है। दो मशीनें, दो अलग खर्चे और जगह भी घेरते हैं। पर क्या हो अगर ये दोनों काम, कूलिंग और हीटिंग, सिर्फ एक ही मशीन कर दे? तो आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं, हीटिंग एंड कूलिंग एसी, जिसे हीट पंप एसी भी कहते हैं। हमारे पास कुछ काफी डिटेल्ड नोट्स हैं जो इस स्मार्ट ऑलराउंडर के हर पहलू को खोलकर रख देंगे। आज की इस चर्चा का मकसद ही यही है कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे की इंजीनियरिंग को समझा जाए। मतलब ये काम कैसे करता है, कितना फायदेमंद है, इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें बिजनेस के क्या मौके छिपे हैं। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, ठंडक पैदा करना अब एक तरह से सुलझी हुई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसी ठंडक पैदा करने की प्रक्रिया को पलटकर गर्मी पैदा करना, असली इंजीनियरिंग तो वही है। चलिए आज इसी इंजीनियरिंग को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। मेरे दिमाग में पहला सवाल तो यही आ रहा है कि एक ही मशीन दो एकदम उल्टे काम कैसे कर सकती है? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिवर्स कर देना। जब हमें कूलिंग चाहिए तो एसी कमरे की गर्मी खींचकर बाहर फेंकता है, और जब हमें हीटिंग चाहिए तो वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो बाहर के माहौल से गर्मी खींचकर कमरे में ले आता है। मतलब ये गर्मी बना नहीं रहा, सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है। हाँ, पर ये उल्टा करने का काम करता कौन है? कोई खास स्विच या पुर्जा है इसके लिए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इस पूरी प्रक्रिया का जो हीरो है वो एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है, 4-वे रिवर्सिंग वाल्व। अच्छा। आप इसे सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकती हैं। यही वाल्व रेफ्रिजरेंट यानी एसी की गैस के बहने की दिशा को पलट देता है, और जैसे ही ये दिशा पलटती है एसी का पूरा फंक्शन ही बदल जाता है, कूलिंग मोड से हीटिंग मोड में। और यहीं इसका सबसे बड़ा फंडा छुपा है। ये बिजली से गर्मी पैदा नहीं करता, बल्कि माहौल में मौजूद गर्मी को ट्रांसफर करता है। अच्छा, तो कूलिंग मोड तो हम सबको पता है, वो तो एक नॉर्मल एसी की तरह ही काम करता होगा, है ना? इंडो यूनिट कमरे की गर्मी सोखता है, कंप्रेसर गैस पर दबाव बनाता है और आउटडोर यूनिट उस गर्मी को बाहर फेंक देता है। इसमें तो कुछ नया नहीं है। हाँ, कूलिंग मोड में कोई सरप्राइज नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही है। असली जादू तो हीटिंग मोड में शुरू होता है। जब रिवर्सिंग वाल्व अपना काम करता है तो पूरी साइकिल उलट जाती है। जो आउटडोर यूनिट गर्मियों में गर्म हवा बाहर फेंक रहा था, वही अब बाहर के माहौल से गर्मी सोखने का काम करने लगता है। एक मिनट, यहीं पर मुझे रोकिए। आप कह रही हैं कि कड़ाके की ठंड में जब बाहर की हवा बर्फीली होती है, उस हवा से भी ये मशीन गर्मी निकाल सकती है? ये कैसे मुमकिन है? ये तो फिजिक्स की नियमों के खिलाफ लगता है। देखिए, कितनी भी ठंडी हवा हो, उसमें हीट एनर्जी होती है। जब तक तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता, तब तक मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है, और जहां मूवमेंट है वहां हीट एनर्जी है। हीट पंप एसी इतना सेंसिटिव होता है कि वो उस थोड़ी सी हीट एनर्जी को भी सोख लेता है। फिर कंप्रेसर उस कम तापमान वाली गर्मी को हाई प्रेशर से बढ़ा देता है, और इंडो यूनिट उसे गर्म हवा के रूप में कमरे में फैला देता है। वाह, मतलब ये जीरो से एनर्जी नहीं बना रहा, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसी को इस्तेमाल कर रहा है। और आपके दिए नोट्स में एक लाइन साफ साफ लिखी है, यह इलेक्ट्रिक हीटर जैसा एनर्जी वेस्ट नहीं है, या हीट ट्रांसफर है, हीट जनरेशन नहीं। मुझे लगता है ये एक लाइन ही इसका पूरा गेम समझा देती है। बिल्कुल, और इसी वजह से बिजली के बिल पर इसका सीधा असर पड़ता है। ठीक है, ये एफिशिएंट या कुशल शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ये वाकई बिजली का बिल कम करता है? चलिए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। किसी भी हीटिंग डिवाइस की एफिशिएंसी को COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में मापा जाता है। जो आम इलेक्ट्रिक हीटर या रॉड वाले हीटर हम इस्तेमाल करते हैं, उनका COP लगभग 1 होता है। इसका मतलब है वो 1 यूनिट बिजली खर्च करके 1 यूनिट के बराबर गर्मी पैदा करता है। मतलब जितना दिया उतना ही मिला। और याद है वो लाल रॉड वाले हीटर? कमरा गर्म हो ना हो, बिजली का मीटर रेस के घोड़े की तरह भागता था। तो COP = 1 का असली मतलब तो वही हुआ। सही कहा, लेकिन एक अच्छे हीट पंप एसी का COP 3 से 4 तक हो सकता है। 3 से 4 मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च करके
3 से 4 यूनिट गर्मी पाना। हाँ, ये तो एक शानदार सौदा लग रहा है। आपके भेजे गए नोट्स में एक तुलना भी है जहां रूम हीटर खरीदने में सस्ता लेकिन चलाने में बहुत महंगा और कम एफिशिएंट है। वहीं हीट पंप एसी की शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा होने के बावजूद ये लॉन्ग टर्म में बहुत एफिशिएंट और स्मार्ट कंट्रोल्स के साथ आता है। बिल्कुल, ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो हर महीने बिजली के बिल में दिखता है। खासतौर पर उन जगहों पर जहां सर्दियां लंबी होती हैं, वहां तो कुछ ही सालों में इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट वसूल हो जाती है। तो क्या सभी हीट पंप एसी एक जैसे होते हैं? या मेरा मतलब है, किसी भी घर या ऑफिस के लिए कोई भी मॉडल चल जाएगा? इनके भी कुछ प्रकार होते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे वन साइज फिट्स ऑल की तरह नहीं देख सकते। सोर्स के मुताबिक इसके मुख्य तौर पर 3 प्रकार हैं। पहला है स्प्लिट हीट पंप एसी, जो हम घरों या छोटे दफ्तरों में देखते हैं। ये तो सबसे कॉमन वाला हो गया। हाँ, दूसरा कौन सा है? दूसरा है वीआरएफ या वीआरवी हीट पंप सिस्टम। ये बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए होता है, जैसे कोई पूरा ऑफिस टावर या मॉल। ये सिस्टम पूरी बिल्डिंग को एक साथ या तो ठंडा कर सकता है या फिर गर्म, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब या तो पूरी बिल्डिंग ठंडी रहेगी या गर्म। और तीसरा, जिसे नोट्स में बॉस लेवल कहा गया है, वो है VRF हीट रिकवरी सिस्टम। ये नाम से ही कुछ खास लग रहा है। और ये वाकई बॉस लेवल टेक्नोलॉजी है। वीआरएफ हीट रिकवरी सिस्टम एक ही बिल्डिंग में एक ही समय पर अलग-अलग जगहों पर हीटिंग और कूलिंग दोनों कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक होटल। मान लीजिए किसी गेस्ट को अपना कमरा 22 डिग्री पर ठंडा रखना है, पर उसी समय होटल के बाथरूम में गर्म पानी चाहिए या लॉबी को गर्म रखना है। तो ये सिस्टम एक कमरे से खींची हुई गर्मी को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में इस्तेमाल कर लेता है। यानी ये एनर्जी को रिसाइकिल कर रहा है, एक जगह की फालतू गर्मी को उठाकर दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहा है जहां उसकी जरूरत है। पर यह सिस्टम तो काफी कॉम्प्लेक्स और महंगा होगा। ये बॉस लेवल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कौन करता है? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है और इसकी शुरुआती लागत भी ज्यादा है, लेकिन जहाँ इसका इस्तेमाल होता है, जैसे बड़े होटल्स या हॉस्पिटल्स, वहाँ एनर्जी की बचत इतनी ज्यादा होती है कि लंबे समय में ये फायदेमंद साबित होता है। सोचिए, एक हॉस्पिटल जहाँ ऑपरेशन थिएटर को ठंडा रखना है और मरीजों के कमरों को गर्म, वहाँ इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये तो कमाल है। अब सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा कारगर कहाँ है? हर जगह तो इसका बराबर फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही सवाल। आपके भेजे गए नोट्स में इसके लिए एक साफ डिसीजन मैट्रिक्स दिया गया है। उत्तर भारत की सर्दियों में जहां तापमान बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता, ये बहुत उपयोगी है। पहाड़ी और ठंडे इलाके जैसे शिमला या दार्जिलिंग, वहां तो ये लगभग अनिवार्य है। लेकिन तटीय इलाके जैसे मुंबई या चेन्नई, जहां ज्यादातर गर्मी ही रहती है, वहां इस एक्स्ट्रा निवेश का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और जैसा हमने डिस्कस किया, होटल, अस्पताल और बड़े कॉरपोरेट कैंपस के लिए हीट रिकवरी VRF सिस्टम सबसे बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, थ्योरी तो काफी समझ आ गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हर टेक्नोलॉजी की कुछ ना कुछ आम समस्याएं तो होती ही हैं। आपके नोट्स में एक फील्ड ट्रूथ सेक्शन है जो कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतों की बात करता है, जैसे अगर हीटिंग कमजोर लग रही हो तो उसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, इसका एक कारण हो सकता है कि बाहर का तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया हो। जैसा हमने समझा, ये बाहर से गर्मी खींचता है। अगर बाहर की हवा में गर्मी बहुत ही कम होगी तो इसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। हालांकि मॉडर्न मशीनें -15 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकती हैं, पर उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। एक और आम समस्या बताई गई है, मशीन का बार बार डिफ्रॉस्ट मोड में जाना। मैं सोच सकता हूं कोई पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहा हो और अचानक गर्म हवा की जगह ठंडी हवा आने लगे, वो तो सोचेगा मशीन खराब हो गई। बिल्कुल, और यहाँ डिफ्रॉस्ट साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। जब बाहर बहुत ठंड और नमी होती है तो आउटडोर यूनिट की कॉइल पर बर्फ जमना एक सामान्य प्रक्रिया है। उस बर्फ को पिघलाने के लिए मशीन कुछ देर के लिए हीटिंग साइकिल को उल्टा करके कूलिंग मोड में चली जाती है, ताकि आउटडोर यूनिट गर्म होकर बर्फ पिघला दे। जैसा कि नोट्स कहते हैं, ये पैनिक नहीं, फिजिक्स है। ये एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा अगर मशीन से आवाज ज्यादा आ रही है तो शायद कंप्रेसर पर लोड ज्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर हीटिंग बिल्कुल ही लो हो
तो हो सकता है